Hello भाई, today topic DPSP Directive Principal State Policy। So DPSP क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। So DPSP Directive Principal State Policy ভারতীয় সংবিধানে आर्टिकल 36 to 51 तक डीपीएसपी बारे में बात किया है। सो पार्ट 4 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 डीपीएसपी बात किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर स्टेट। सो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर डीपीएसपी। और एक बात, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 2 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जब लॉन्ग वायलेंस होगा आप सुप्रीम कोर्ट पर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। यहाँ पर आप हाई कोर्ट पर कोई भी कोर्ट पर जाएगा तो दिस इज नॉन जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी। सो भारतीय संविधान में बहुत सारे यह प्रावधान, इसके अलावा आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, मौलिक ड्यूटी, प्रियम्बल बोर्ड किया है फॉरेन कंट्री से। सो यहाँ पर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फॉरवर्ड किया है आयरलैंड से। सो टेकन फ्रॉम आयरलैंड ऑल्सो टेकिंग फ्रॉम यहाँ पर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर आयरलैंड टेकन फ्रॉम यहाँ से। सो डीपीएसपी इज बेसिकली नॉन जस्टिफाइड एंड सोशल वेलफेयर की बात किया है, सोशल वेलफेयर। सो सोशल वेलफेयर के लिए बात किया है, जो सोसाइटी जो पोवर्टी है, अनइक्वालिटी है, रिड्यूस करना मेन मोटिव था। सो पोवर्टी, हंगर, अधिक पोवर्टी, हंगर, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए एक प्रचेष्टा है डीपीएसपी। सो डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से शुरू होता है। चल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। सो आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर स्टेट में बारे में बात किया है। सो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आर्टिकल 36। सो आर्टिकल 36 में स्टेट में बात किया है, स्टेट। सो आप देख सकते हो स्टेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में जा बात किया है, स्टेट आर्टिकल 36 पे स्टेट में बारे में बात किया है। सो सेम एज सिमिलर सेम आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 बारे में जब सेम का है, सो यहाँ पर स्टेट कौन होगा, जो कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, मैं यूपीएससी एग्जाम दूंगा, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट। सो मैं जब यूपीएससी क्लियर कर लूंगा तो मैं आईपीएस बनूंगा, आईपीएस बन सकता हूँ, वो स्टेट हो सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट, इसके अलावा देख सकते लोकल अथॉरिटी पर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वो भी स्टेट है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी सब। तो इसके अलावा मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। सो वेस्ट बंगाल पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंपनी है, वो भी एक स्टेट है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पर है, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है वो है स्टेट। सो स्टेट बारे में आर्टिकल 36 में कहा है, आर्टिकल 36।
सो आर्टिकल 36 में यहाँ पर कहा है। चलो नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर डीपीएस में कहा है जो डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, नॉन जस्टिसेबल। आप नॉन जस्टिसेबल, सो पहली बात नॉन जस्टिसेबल यहाँ पर आप एक बात समझ लो, नॉन जस्टिसेबल क्योंकि जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डीपीएसपी उल्लंघन होगा, गवर्नमेंट माने या ना माने आप कोर्ट पर नहीं जा सकते हो। इसीलिए आर्टिकल 37 पर कह दिया है, डीपीएसपी कहते हैं इट इज नॉन जस्टिसेबल। इट बेसिकली स्टेट सोचेंगे वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। सो यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल वायलेंस, लेकिन यहाँ पर नॉन जस्टिसेबल है आर्टिकल 37 डीपीएसपी। सो डीपीएसपी नहीं जा सकते हो। सो आर्टिकल 37 नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 38। नेक्स्ट आर्टिकल 38। सो आर्टिकल 38 में कहा है डायरेक्शन टू स्टेट promote social, economical, political justice. Promote social, economical and political justice. So justice. सो बेसिकली आर्टिकल 38 यहाँ पर प्रोमोट वेलफेयर के बारे में बात किया है। सो प्रोमोट वेलफेयर। सो आप देख सकते हो, सो आर्टिकल 38 में कहा है डायरेक्शन टू स्टेट प्रोमोट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, बेसिकली प्रोमोट वेलफेयर। इसके अलावा रिड्यूस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39। सो आर्टिकल 39 क्या होता है? सो आर्टिकल 39 में ये कहते हैं जब गवर्नमेंट रूल बनाएगा पब्लिक के लिए, सो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ पर 6 थिंग बारे में बात किया है। सो यहाँ पर आर्टिकल 39 पॉलिसी फॉरवर्ड के बारे में बात किया है। सो आर्टिकल 39 में पॉलिसी फॉरवर्ड के बारे में बात किया है। सो यहाँ पर जब गवर्नमेंट रूल बनेगा पब्लिक हेल्थ के लिए, आपको यहाँ पर पब्लिक के राइट्स के लिए समझना होगा। सो यहाँ पर पब्लिक राइट्स, यहाँ पर टोटल 6 राइट बात किया है। सो आर्टिकल 39 पर टोटल 6 राइट्स बारे में बात किया है। सो 6 राइट्स लाइवलीहुड, फर्स्ट लाइवलीहुड। सो लाइवलीहुड बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक 3 जिनिस यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। सो रोटी, कपड़ा, मकान। सो रोटी, कपड़ा, मकान। सो लाइवलीहुड। नेक्स्ट इसके बाद समान डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी
डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वेल्थ एंड मेजरमेंट, वेल्थ एंड मेजरमेंट। सो आर्टिकल 39 यहाँ पर कहते हैं और भी एक है आर्टिकल 39 ये भी कहते हैं जो पॉलिसी बनेगा वो ध्यान देकर बनेगा। सो डिसीजन मेकिंग ला पॉलिसी बनाने का आपको पब्लिक का ख्याल रखना पड़ेगा। सो आर्टिकल 39 पर कहा है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 सबसेक्शन ए। सो आर्टिकल 39 सबसेक्शन ए। सो आर्टिकल 39 सबसेक्शन ए पर कहा है एम्फासिस करता है इक्वल जस्टिस, एम्फासिस इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, एंड फ्री लीगल लीगल एड। सपोज आप कोर्ट में गया हो तो आपको पास एक केस लड़ने के लिए लॉयर प्रयोजन है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? सो यहाँ पर से गवर्नमेंट तरफ से लॉयर देंगे, सो आप केस लड़ सकते हो। लेकिन आप समझ सकते हो फ्री में काम नहीं होता है। सो यहाँ पर इच्छा करके हार जाता है लॉयर। सो यहाँ पर आर्टिकल 39 पर एम्फासिस इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का मदद करने के बारे में बात किया है। सो लॉयर नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 40। सो आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 यहाँ पर विलेज पंचायत के बारे में बात किया है। सो विलेज पंचायत, अल्लाह, विलेज पंचायतेर बारे में बात किया है। पंचायतेर खिलाफ था यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी ने सोचा विलेज में पंचायत का पक्ष था एंड ऑपोजिट में था राजेंद्र प्रसाद। नहीं पड़ा क्योंकि पंचायत में बहुत सारा करप्शन होगा। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर सोचा पंचायत लागू करेगा। सो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट बधा, सो यहाँ पर डीपीएस में फैल रखे थे आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को, क्योंकि यहाँ पर इट्स नॉन जस्टिफाइड, गवर्नमेंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। सो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे में बात किया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 41, आर्टिकल 41। सो आर्टिकल 41 पर कहा है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, एजुकेशन, right to work, education, assistance in case unemployed। सो अभी मैं यहाँ पर मेरे काम नहीं करता हूँ, सो अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। सो आर्टिकल 41 में ये कहा है राइट टू वर्क देने के लिए, आपको काम देने के लिए आर्टिकल 41। किंतु गवर्नमेंट दे सकते और नहीं दे सकते। आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में इतना खराब अवस्था, यहाँ पर बैड सिचुएशन है। 5 इयर्स में एक भी जॉब का फॉर्म नहीं चला। आप देख समझ सकते हो ममता दीदी। सो यहाँ पर आर्टिकल 41 पर राइट टू वर्क के बारे, एजुकेशन, असिस्टेंट इन अनएम्प्लॉयड के बारे में बात किया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 42।
सो आर्टिकल 42। सो आर्टिकल 42 आप समझ सकते हो, पैसा पैसे के लिए सब काम करता है। सो बॉय भी मेन भी काम करते हैं, वुमेन भी काम करते हैं। वुमेन जब प्रेगनेंसी हो जाता है तब मैटरनिटी रिलीफ देता है। सो आर्टिकल 42 पर यहाँ पर कहा है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात किया है। सो मैटरनिटी रिलीफ सो आर्टिकल 42 पर मैटरनिटी रिलीफ पर बात किया है। सो यहाँ पर आप समझ सकते हो। सो मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42। सो कंपनी सपोज मेरा कोई एक फीमेल कंपनी में काम करता है। सो कंपनी उसको मैटरनिटी रिलीफ के लिए यहाँ पर देगा। सो आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में कहा है सो मैटरनिटी रिलीफ। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 43। सो नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 43। सो आर्टिकल 43 पर यहाँ पर कहा है लिविंग वेज फेयर एंड रिनोमिनेशन आई थिंक रिनोमिनेशन। सो यहाँ पर मिनिमम काम के लिए पैसे दे। सपोज मैंने काम किया तो मुझे 1 रुपया दे 100 रुपया दे दिया, चलो भाग लो, लेकिन मिनिमम वेज नहीं है। सो यहाँ पर आर्टिकल 43 पर कहा है लिविंग वेज एंड फेयर। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 44 पर। सो आर्टिकल 44 पर क्या है? सो आर्टिकल 44 इज ए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये अंतर्गत है, इंक्लूड है। सो डीपीएसपी आर्टिकल 44 यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में बारे में बात किया है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आप देख सकते हो, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ, मैरिज लॉ, पर्सनल लॉ, सक्सेशन लॉ और भी सारे स्पेशल मैरिज एक्ट लॉ। सो बहुत सारे रिलीजन इंडिया पर बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, ऑल रिलीजन है। सबका अलग अलग नियम का है, विवाह करने के लिए, मैरिज करने के लिए अलग अलग नियम है। सो गवर्नमेंट ने सोचा ऑल रिलीजन को कंबाइन करके एक सिंगल रूल बनाता हूँ फॉर मैरिज के लिए। सो यहाँ पर एक लॉ, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मंद ठीक है, लेकिन मुस्लिम नहीं बना क्योंकि शारिया लॉ मुस्लिम यहाँ पर शारिया लॉ कहते हैं, शारिया लॉ यहाँ पर इस्लामिक लॉ अल्लाह। सो इस्लामिक लॉ अनुसार यहाँ पर चलेगा, तो इसको कहते हैं शारिया लॉ। यहाँ पर मुस्लिम पर हिंदू का लिए बहुत सारे एक्ट है। सो यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल 44 यहाँ पर डीपीएसपी है, नॉन जस्टिसफेबल, सो यहाँ पर लागू करेगा तो फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 25 यहाँ पर वायलेंस होगा, सो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसी वजह से आर्टिकल 44 इज बहुत क्रूशियल है। सो आर्टिकल 44 पर कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड में बारे में बात किया है। सो वन यहाँ पर रूल के बारे में। सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 45। सो आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 6 to 14 इयर्स को चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन देना। सो 6 to 14 इयर्स चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन देना। सो 6 to 14 इयर्स चाइल्ड को, शिशु को फ्री एजुकेशन देना। आप देख सकते हो लोकल विलेज में आंगनवाड़ी
जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर खिचड़ी देता है, डीम देता है। सो आर्टिकल 45 पर कहा है 6 to 14 ईयर्स को चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन देना। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 46। सो आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 सो आर्टिकल 46 में कहा प्रोमोट, यहाँ पर प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड वेलफेयर स्टेट, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक एंड वेलफेयर स्टेट। सो आर्टिकल 46 में कहा प्रोमोटिव एजुकेशन इकोनॉमिक एंड वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 47 आर्टिकल 47। सो आर्टिकल 47 है, यहाँ पर न्यूट्रिशन में बात क्या है। सो आर्टिकल टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द पीपल ऑफ न्यूट्रिशन, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल of nutrition of people। नेक्स्ट आर्टिकल 48। सो आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कहा है प्रोहिबिट करता है स्लॉटर। सो प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल। सो प्रोहिबिट slaughter of cows and calves। सो आर्टिकल 40 यहाँ पर स्लॉटर को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है, क्योंकि आर्टिकल 40 दिस इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 49। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 नेक्स्ट आर्टिकल 49 ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। सो प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट मोनूमेंट जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेस मोनूमेंट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात किया है। नेशनल इम्पोर्टेंस, तो नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया, प्रोटेक्ट करने की बात किया है। सो आप आज एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर दिल्ली पर ताजमहल है। सो ताजमहल है तो नेशनल इम्पोर्टेंस एंड टूरिज्म अट्रैक्शन होता है। सो यहाँ का प्रोटेक्ट ऑल्सो ताजमहल इज ए मोन्यूमेंट। सो यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए बात क्या है आर्टिकल 49। नेक्स्ट आज के बाद इसके बाद आता है आर्टिकल 50। सो आर्टिकल 50 नेक्स्ट आर्टिकल 50
आर्टिकल 50 में कहा है सेपरेशन द पावर जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन पावर जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव। सो आप देख सकते हो इन ए डेमोक्रेसी विद डेमोक्रेसी पावर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेटिव मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन लॉ, जुडिशरी यहाँ पर जस्टिस देता है। सो यहाँ पर सेपरेट क्या है, सो एग्जीक्यूटिव एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो आर्टिकल 50 पर सेपरेट क्या है, सेपरेटेड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 51। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 51। सो आर्टिकल 51 पर कहा है प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। सो प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड मोबिलिटी। सो आप देखें तो इंडिया का साथ रशिया, अभी देख रहे हो रशिया के साथ वो यूक्रेन वार हो रहा है। सो यूक्रेन मित्रता अभी भी है। सो यहाँ पर आर्टिकल 51 पर कहा है प्रोमोट इंटरनली पीस एंड मोबिलिटी। अब इंडिया किसी कंट्री पर नहीं जाता है, सो यहाँ पर किसी कंट्री के साथ उलझता नहीं है। इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। सो आप देख सकते हो, सो आर्टिकल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आप देख सकते हो आर्टिकल 36 थे।